अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो डायमेंशंस का टॉपिक है। तो चलें सबसे पहले आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं, किन चीज़ों का जिक्र हम करेंगे डायमेंशंस में। तो सबसे पहले हम डायमेंशन को डिफ़ाइन करेंगे। नंबर 2 के ऊपर हम डायमेंशंस की नोटेशन को देखेंगे। नंबर 3 के ऊपर सिग्निफिकेंस और जो चौथी हेडिंग होगी वो डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की होगी। नंबर 5 के ऊपर टर्म्स जो डायमेंशन से रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे। और नंबर 6 के ऊपर डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे। जहाँ तक बात सब हेडिंग की है तो जो टर्म्स वाली मेन हेडिंग है उसके अंदर 4 सब हेडिंग आती हैं जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं। तो उसमें वेरिएबल्स के हवाले से 2 टर्म्स हैं और कांस्टेंट के हवाले से 2 टर्म्स हैं। जहाँ तक बात वेरिएबल्स की है तो वेरिएबल में डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं। इस तरह कांस्टेंट्स भी डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं और डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स हैं। जो छठी हेडिंग है डायमेंशन एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर 3 सब हेडिंग है। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन और नंबर 3 के ऊपर डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स की बात करेंगे। तो चले प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, डायमेंशंस की डेफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशंस को डिफ़ाइन करेंगे। तो डायमेंशंस को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि ये पावर्स हैं। कौन सी पावर्स? टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड, वो वाली पावर्स जो दी जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। भाई कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़? वो वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिनको लेकर किसी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये जो डायमेंशंस हैं यानी जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ये पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं। यानी किसी क्वांटिटी की डायमेंशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वंस अगेन जो डेफिनेशन है डायमेंशन की वो ये कि डायमेंशंस पावर्स हैं। किन की पावर? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी बेस क्वांटिटीज़ का पावर्स। अब बेस क्वांटिटीज़ तो 7 है, तो हम 7 में से किन बेस क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं? 7 में से वो बेस क्वांटिटीज़, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिनको लेकर कोई और फिज़िकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जा रही है। तो वो 1, 2, 3 जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों, जितनी भी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों, उनको कुछ पावर दी जाती है। वो पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और उसी पावर्स को डायमेंशन कहते हैं। ज़रा इसको एक रफ वर्क में बेहतर अंदाज से देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिखी हैं डेफिनेशन समझाने के लिए आपको। तो सबसे पहले एक जनरल प्रिंसिपल है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हों, ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो तमाम की तमाम 7 बेस यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनी है। कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है, खा वो डिराइव्ड हो या बेस क्वांटिटी हो, तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनी है। एग्जांपल के तौर पर एरिया को देखें तो एरिया जो है वो 2 बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बना है। एक लेंथ है और एक बार फिर लेंथ है, यानी 2 लेंथ्स को एक बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो एरिया फॉर्म होता है। अब एरिया एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और जो लेंथ है ये बेस यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हमने एरिया को रिप्रेजेंट करना है उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। और एरिया की फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो लेंथ है, 2 टाइम्स अपेयर हो रही है। तो नीचे मैंने लिखा कि लेंथ अपेयर्स 2 टाइम्स। तो फिर हम एरिया के अंदर लेंथ चूँकि 2 बार अपेयर हो रही है तो हम लेंथ को पावर 2 दे देंगे। जितनी बार कोई क्वांटिटी अपेयर हो उस क्वांटिटी को उतनी पावर दे दी जाती है। जैसे एरिया में लेंथ 2 टाइम्स अपेयर हो रही है तो एरिया के अंदर लेंथ की पावर जो है वो 2 बना दी जाएगी, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंथ का सिंबल L आ जाएगा, कैपिटल L आएगा और उसकी पावर 2 आ जाएगी। क्यों? एरिया बनाने में, एरिया जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसको बनाने में लेंथ 2 टाइम्स अपेयर हो रही है तो पावर 2 हो जाएगी। अब दूसरी एग्जांपल देखें वेलोसिटी की। जब किसी लेंथ को, मिसाल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर लेते हैं 2 पॉइंट्स में, शॉर्टेस्ट जो लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट को, लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दें तो एक और फिज़िकल क्वांटिटी बन जाती है जिसको वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी के फार्मूले को देखें, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें वेलोसिटी में लेंथ एक बार अपेयर हो रही है तो लेंथ की पावर 1 बनेगी। टाइम भी एक बार अपेयर हो रहा है तो टाइम की पावर जो है वो भी 1 बनेगी। अब चूंकि टाइम जो है वो डिवीजन में है, नीचे है, तो जो डिवाइडिंग लाइन के नीचे क्वांटिटी होगी उसकी पावर माइनस में आ जाएगी,
नेगेटिव में पावर आ जाएगी। तो चूंकि लेंथ वन टाइम अपेयर हो रहा है तो लेंथ की पावर जो है वो कुछ यूँ बनेगी कि स्क्वायर ब्रैकेट में L कैपिटल रेज टू द पावर 1, और फिर टाइम की जो डायमेंशन बनेगी, जो पावर बनेगी, वो यूं कि टाइम का सिंबल T कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में और रेज टू द पावर -1। माइनस इसलिए कि टाइम जो है वो डिवाइडिंग लाइन के नीचे है। तो फिर दोनों को जोड़ के लिखें तो डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी क्या बनी, इसमें लेंथ रेज टू पावर 1 एंड टाइम रेज टू पावर -1। अब जो पॉजिटिव 1 होता है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी इज L और T -1, T रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ आपने एग्जाम्पल से डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस को तो अंडरस्टैंड कर लिया कि डायमेंशंस और कुछ भी नहीं है, ये पावर्स हैं। ये पावर्स 7 में से 1 2 3 जितनी भी हों बेस क्वांटिटीज़ की हैं। ये पावर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो किसी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बनाने में अपेयर होती हैं। तो अब हम डेफिनेशन के बाद अगली हेडिंग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो नोटेशन की है। तो जैसे एग्जांपल के अंदर आपने देखा कि डायमेंशन को हम किस तरह से लिख रहे हैं। डायमेंशंस को सिंगल कैपिटल इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये सिंगल कैपिटल लेटर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा और उसको जो सिंगल लेटर है उसकी डायमेंशन जो भी हो वो उसकी पावर बन जाएगी। मिसाल के तौर पे लेंथ है तो लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी क्वांटिटी में यहाँ पे लेंथ रेज़ टू पावर A से मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और कोई भी 0 से लेके आगे तक कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकता है, जो होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। फिर इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैथ्स के देख लें। मैथ्स से M आ जाएगा कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में और रेज़ टू द पावर B। अब B कोई सा भी नंबर हो सकता है, अगेन 0 से लेके ऑनवर्ड कोई भी नंबर हो, होल नंबर भी, फ्रैक्शनल नंबर भी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेम इज़ द केस फॉर द टाइम। टाइम का सिंबल T आ जाएगा कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तीसरी मेन हेडिंग सिग्निफिकेंस की है। डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस क्या है इसको देखें तो डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। आप डायमेंशन से फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को मालूम कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी मिसाल देखें, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, रेडियस, डायामीटर और इसी तरह की और इससे मिलती जुलती क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ये जितने नाम हैं ये तमाम के तमाम मीटर में मेजर किए जाते हैं। लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, डेप्थ भी, रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनको ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है। जब इनको ऐसा यूनिट में मीटर में मेजर किया जाता है, इन तमाम का ऐसा यूनिट मीटर है, तो इसका मतलब है ये तमाम नाम एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो क्वांटिटी लेंथ है जिसकी डायमेंशन L आ जाएगी। अब ये लेंथ या रेडियस जितनी बार अपेयर हो, डायमीटर जितनी बार हो, डेप्थ जितनी बार हो, उतनी पावर बन जाएगी। यहाँ चूँकि हमने उसका जनरल जिक्र कर रहे हैं तो फिर ये तमाम नाम जो लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, रेडियस, डायमीटर मेजर, इन सब को मीटर में मेजर करते हैं तो इसके लिए L आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, फंडामेंट क्वांटिटी जो कि लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबको मीटर में SI यूनिट में मेजर किया जाएगा। नंबर 4 के ऊपर जो मेन हेडिंग है वो डायमेंशंस ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। तो बेस क्वांटिटीज़ की जहाँ तक बात है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात है, तो वहाँ तो टाइम के लिए कैपिटल T आ जाएगा, लेंथ के लिए कैपिटल L आ जाएगा, मैथ्स के लिए कैपिटल M आ जाएगा और इसी तरह बाकियों की बात हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की है तो उसमें डिराइव्ड क्वांटिटी जिन बेस क्वांटिटी से बनी है उन बेस क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करके आप डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करती है बेस क्वांटिटीज़ पे। कौन सी बेस क्वांटिटीज़? जो उस डिराइव्ड क्वांटिटी में मौजूद हों। मिसाल के तौर पर अगर आपने डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालनी है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ टाइम, क्योंकि जो स्पीड का फार्मूला है वो स्पीड का फार्मूला कुछ यूँ है कि आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो। तो अगर आपको स्पीड की डायमेंशन मालूम करनी है तो आपको डिस्टेंस की डायमेंशन को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम की डायमेंशन से। डिस्टेंस एक बार अपेयर हो तो उसकी डायमेंशन L आ जाएगी, टाइम एक बार अपेयर हो तो उसकी डायमेंशन T आ जाएगी। अब T चूँकि नीचे है, डिवाइड कर रहा है, तो जब ऊपर जाएगा तो T जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। अगर
जो स्पीड है उसको v से रिप्रेजेंट करें तो फिर जो डायमेंशन आ जाएगी लेंथ ऊपर रहेगा। एक बार टाइम जो चूँकि नीचे था तो ऊपर आया तो उसकी पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो जो स्पीड की डायमेंशन बनेगी वो होगी एल टी इनवर्स या टी रेज़ टू पावर -1। नंबर 5वें पाँचवें नंबर पे बात करें तो टर्म्स यूज्ड विद डायमेंशंस, ये हमारी 5वीं हेडिंग है। तो इससे रिलेटेड 4 सब हेडिंग्स हैं। 4 टर्म्स में तो 2 टर्म्स वेरिएबल्स की हैं और 2 टर्म्स कांस्टेंट की हैं। पहले बात कर लेते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स की। डिफाइन कर रहे हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। वेरिएबल का मतलब है समथिंग दैट इज़ चेंजिंग, जिसका कोई एक वैल्यू ना हो, मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ वैल्यू चेंज हो रहा हो। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स वो होंगे जिनकी डायमेंशन तो होगी लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता रहेगा। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन होती है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। डायमेंशनल का वर्ड इसलिए आया कि इन वेरिएबल्स की डायमेंशन होती है। वेरिएबल्स क्यों कहा कि उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। इसकी एग्जांपल देखें तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं लेकिन वैल्यू चेंज होती रहती है। फोर्स की डायमेंशन है, वैल्यू चेंज होती रहती है। एनर्जी की डायमेंशन है, वैल्यू चेंज होती रहती है। और इसी तरह एक्सलेरेशन की भी डायमेंशन है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो ये सारे नाम जो एग्जांपल लिखी हैं इन सब के मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं लेकिन चूँकि इनकी डायमेंशंस हैं तो इनको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहेंगे। अब नंबर 2 पे बात करते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स वो होंगे जिनकी डायमेंशन नहीं होगी लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि वेरिएबल का वर्ड हमें बताता है चेंज होना। तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन उनकी डायमेंशन साथ नहीं होगी। तो वो वाली फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन नहीं होती और साथ ही उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल इसी चैप्टर 1 के अंदर पीछे हम पढ़ चुके, जिक्र कर चुके हैं इनका। ये ज्योमेट्री के एंगल्स हैं, ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। इस तरह स्ट्रेन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं, वो नाम आपके सामने हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड साथ साथ चेंज होता रहता है। तो डायमेंशन लेस होने के साथ साथ ये वेरिएबल भी हैं तो नाम पड़ेगा डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अब जिस तरह वेरिएबल्स में 2 डायमेंशनल और डायमेंशनलेस, इस तरह कांस्टेंट्स में बात करें तो कांस्टेंट में भी 2 डायमेंशनल कांस्टेंट्स और डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले हम डायमेंशनल कांस्टेंट्स की बात करें। जैसे इनका नाम इंडिकेट करता है, डायमेंशनल होने का मतलब है इनकी डायमेंशंस होंगी और कांस्टेंट का मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं होता। तो वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस हैं और उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फिजिक्स में पढ़ेंगे। और फिर इस तरह आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, इन तमाम कांस्टेंट्स की डायमेंशंस हैं और साथ चूँकि इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, फिक्स्ड है, लिहाजा ये कांस्टेंट्स हुए डायमेंशनल कांस्टेंट्स। हम नंबर 4 पे और लास्ट जो सब हेडिंग है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स की है। जैसे नाम इंडिकेट करता है, हैं ये कांस्टेंट्स, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती। तो वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस नहीं है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हम उनको डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स कहेंगे। यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। डायमेंशन लेस, हम डायमेंशन लेस की बात कर रहे हैं तो डायमेंशनल को ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो हम उनको डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कहते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। और इसके एग्जांपल में देख लें आप पाई। अब पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू है 22/7 लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसी तरह जो प्योर नंबर्स हैं 1 2 3 4 और इस तरह आगे जहाँ तक मर्जी काउंटिंग ले जाएं, ये तमाम नंबर्स कांस्टेंट हैं लेकिन इनकी किसी तरह की
कोई डायमेंशन नहीं है, तो दे आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। अब नंबर 6 पे और लास्ट जो हमारी मेन हेडिंग है और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। कि डायमेंशन का जो कंसेप्ट है इसको समझ के जान के हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डायमेंशनल एनालिसिस है। इसमें 3 चीज़ों को हम देखेंगे और ये 3 एग्जांपल हैं बुक में 1.4, 1.5 एंड 1.6। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं। हम डायमेंशनल एनालिसिस करके डायमेंशंस को समझ के हम किसी फिज़िकल इक्वेशन की होमोजीनिटी चेक कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि वो इक्वेशन होमोजीनस है या नहीं है। अब होमोजीनस इक्वेशन कौन सी होती हैं इसको मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। वो तमाम इक्वेशंस कि जिनकी लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम हो, इक्वल हो, तो उन इक्वेशंस को हम होमोजीनस इक्वेशंस कहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ये अप्लाई होता है उन इक्वेशंस पर जो होमोजीनस इक्वेशंस हों, और होमोजीनस इक्वेशंस वो होंगी जिनकी लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर हों। तो आप किसी भी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशंस डायमेंशंस को कैलकुलेट करें और एंड पे आपको अगर दोनों साइडों की डायमेंशन बराबर मिलती हैं तो आप उस इक्वेशन के बारे में कहेंगे कि वो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है या उसके अकॉर्डिंग है। और एक होमोजेनस इक्वेशन जो है वो लाजमी नहीं है कि वो ठीक हो, वो ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। यानी एक इक्वेशन जो आपके सामने लिखी गई आपने चेक किया तो दोनों साइडों की डायमेंशन बराबर आई तो आप कहोगे कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ के हिसाब से वो इक्वेशन करेक्ट हो ये लाजमी नहीं है। वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ आपके लिए एक रफ वर्क बनाया है, यहाँ पे इसको समझें। ये 3 लाइनें हैं, लेंथ्स मैंने आपके सामने रख दी। लाइन ए है, इसकी लेंथ ए, लाइन बी है, उसकी लेंथ बी, और लाइन सी है, उसकी लेंथ सी। अब इन तीनों जो लाइंस हैं उनकी लेंथ्स को इस्तेमाल करते हुए हम 2 इक्वेशंस बनाते हैं। पहली जो इक्वेशन मैंने बनाई वो है कि a इज़ इक्वल टू बी। अब a इज़ इक्वल टू बी इक्वेशन बना ली, चलें इसकी डायमेंशन को चेक करते हैं। a चूँकि लेंथ a है तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन आ जाएगी वो 1l आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसी तरह b जो है वो भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो राइट हैंड साइड पे b जो है उसकी भी डायमेंशन जो है वो 1l आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये जो इक्वेशन बनाई a इज़ इक्वल टू बी, अब इसकी दोनों साइड की डायमेंशंस बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड की डायमेंशन सेम है, तो हम इस इक्वेशन के बारे में कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि दोनों साइड पे डायमेंशन सेम है और ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, यानी एक होमोजीनस इक्वेशन है। लेकिन क्या ये इक्वेशन वाकई ही करेक्ट है, ठीक फार्मूले में आती है, क्या वाकई ही लेंथ ए लेंथ बी के बराबर है? तो फिगर में देखें, लेंथ ए ये रही, लेंथ बी ये है, तो दोनों को कंपेयर करें तो लेंथ बी बहुत स्मॉल है, तकरीबन लेंथ ए का हाफ है या हाफ से भी थोड़ा कम है। तो दोनों साइडों की इक्वेशंस को, दोनों साइड की डायमेंशंस को चेक किया, वो सेम आई, लेकिन इक्वेशन जो a इज़ इक्वल टू बी है ये इक्वेशन इनकरेक्ट है क्योंकि लेंथ a लेंथ b के इक्वल नहीं है। लिहाजा ये यहाँ से साबित हुआ कि डायमेंशंस बेशक बराबर आ जाएं, सेम आ जाएं, तो वो इक्वेशन जो है वो फिर भी गलत हो सकती है। तब दूसरी तरफ आप देख लें, एक और इक्वेशन बनाई है जिसमें हमने a को c के इक्वल किया है, a इज़ इक्वल टू c। दोनों तरफ की डायमेंशंस को कैलकुलेट करें तो a की डायमेंशन चूँकि a लेंथ है तो 1l आ जाएगा, c भी एक लेंथ है उसके लिए 1l आ जाएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हुई। लिहाजा ये इक्वेशन a इज़ इक्वल टू c ये एक होमोजीनस इक्वेशन हुई। लेकिन क्या ये इक्वेशन करेक्ट भी है या नहीं है इसको देखें, दोनों लेंथ्स को कंपेयर करना होगा। लेंथ a और लेंथ c दोनों फिगर के हिसाब से इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन भी करेक्ट है और ये इक्वेशन होमोजीनस भी है क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड की डायमेंशन सेम है। तो इस रफ वर्क से, इस एग्जांपल से ये साबित हुआ कि बेशक
दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ जाएं, इक्वेशन होमोजीनस आ जाए, तो वो होमोजीनस होने के बावजूद वो गलत भी हो सकती है और वो इक्वेशन ठीक भी हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है। तो ये इस लाइन का मतलब था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 1.4 की बात करेंगे। अब 1.4 जो एग्जांपल बुक में दी गई है, इसके अंदर एक इक्वेशन है और हमने चेक करना है कि वो इक्वेशन होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है या नहीं करती। ये इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 9th फिजिक्स में भी पढ़ी और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी ये अपेयर होगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन का जिक्र कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे s है, s डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ होता है, तो इसका मतलब है s लेंथ है, 1 टाइम अपेयर हो रहा है, तो s इज इक्वल टू एक सिंगल l आ जाएगा। तो s की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आई वो एक सिंगल l आ गया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करना है। तो राइट हैंड साइड पे ज़्यादा फैक्टर्स हैं, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो यहाँ पे डायमेंशन को निकालने का जो तरीका है, जो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो चीज़ सिखा रहा हूँ, इसको आपने याद रखना है कि यही आपके आगे भी काम आएगी। हिंट ये है कि आपको किसी भी साइड की डायमेंशन निकालनी है, अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो हर फैक्टर का यूनिट लिखें। फर्स्ट राइट यूनिट ऑफ द ईच फैक्टर और फिर उस यूनिट से आप डायमेंशंस निकाल लें। मिसाल के तौर पर अब राइट हैंड साइड पे VIT प्लस हाफ T है, VI वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो VI की जगह हमने उसका यूनिट लिख लिया मीटर पर सेकंड। तब VI के बाद इक्वेशन में T है, T टाइम है और टाइम का SI यूनिट सेकंड है, तो T की जगह S आ गया। आगे इक्वेशन में प्लस है, प्लस की जगह प्लस, फिर हाफ है 1/2 तो 1/2 उसी तरह। फिर नेक्स्ट देखें तो A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो A की जगह उसका SI यूनिट लिख लिया। A के बाद इक्वेशन में T स्क्वायर है, T टाइम है तो टाइम का यूनिट आ जाएगा S, चूँकि T स्क्वायर है तो S स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इक्वेशन के हिसाब से उसके यूनिट्स को लिख लिया। अब यूनिट्स को देखकर हम डायमेंशंस लिख लेंगे और बड़ी आसानी से डायमेंशंस लिख लेंगे। और यही ट्रिक है डायमेंशंस लिखने की कि अगर आपको उसके अंदर यूनिट्स का पता है इक्वेशन के अंदर, तो पहले आप यूनिट्स लिखें साइड पे रफ में और फिर उन यूनिट्स को देखकर डायमेंशन लिख लें। तो आप देखिएगा कि यूनिट से हम किस तरह से डायमेंशन लिख लेते हैं। तो यूनिट में देखें तो मीटर पर सेकंड, जो m है मीटर को रिप्रेजेंट करता है और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, तो m की जगह लेंथ का सिंबल l है, तो l आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर आगे s है, s टाइम का यूनिट है, तो टाइम के लिए कैपिटल T आ जाएगा, जो कि s पर सेकंड है, s जो है वो -1 है, तो t जो है वो भी -1 हो जाएगा। उसके बाद देखें फिर s है, ये s टाइम के लिए, तो टाइम के लिए सिंबल t आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। अब जो s है वो चूँकि पॉजिटिव में है, तो t जो है वो भी पॉजिटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 1/2 तो उसी तरह लिख लें। उसके बाद फिर m मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ के लिए अगेन l आ जाएगा, मीटर पॉजिटिव में तो लेंथ में l भी पॉजिटिव। उसके बाद s देखें तो s की पावर -2 है, तो s टाइम का यूनिट, टाइम के लिए t आ जाएगा कैपिटल, चूँकि s रेज़ टू पावर -2 है तो t भी रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड s, तो s टाइम का यूनिट, तो अगेन t आ जाएगा। यहाँ पे s जो है उसकी पावर पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ पर t की भी पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी। तो देखा आपने, अगर हम यूनिट्स लिख लें तो कितनी आसानी से हम डायमेंशंस लिख सकते हैं। अब अगला हमारा काम ये है कि इन डायमेंशंस को सिंप्लीफाई करना है, जो जिससे कैंसिल हो सकता है, कट हो सकता है, उसको कट कर देना है। यहाँ पे देखें ये t -1 है और ये t पॉजिटिव 1 है, ना लिखा हो तो पॉजिटिव 1 होता है, तो इसका मतलब है ये वाला t जो है, जो -t है, ये इस प्लस t के साथ कैंसिल हो जाएगा, जैसे नीचे नज़र आ रहा है। और इस तरफ आप देखें तो ये है t रेज़ पावर -2 और उसके साथ देखें t रेज़ पावर पॉजिटिव 2 है, तो t रेज़ पावर -2 और t रेज़ पावर +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, जैसे नीचे नज़र आ रहा है। तो इधर से
टी कैंसिल हो गया, तो इधर से बचा एक एल, वो हमने लिख लिया, फिर हाफ बचा वो लिख लिया, और साथ इस तरफ से एल बचा वो लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड करें तो हाफ का मतलब होता है आधा, तो ये एक कंप्लीट एल है, और ये 1/2 का मतलब है हाफ, तो ये एक हाफ एल है। तो एक पूरा एल हो और एक हाफ हो, तो एक और हाफ जोड़ें तो 1.5 बना, तो यानी इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये डायरेक्ट समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एल और 1/2 इसका एलसीएम ले तो सॉल्व करें तो भी आएगा 3/2l। तब 3/2 जो है ये चूँकि कांस्टेंट है तो इसको आप इग्नोर करें और उसके साथ डायमेंशन को देखें तो वो l बचा। तो राइट हैंड साइड पे भी जो डायमेंशन आ रही है वो सिंगल l है, और लेफ्ट हैंड साइड की भी जो डायमेंशन थी वो भी सिंगल l थी। तो इसका मतलब हुआ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें दी गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल हैं, लिहाजा ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, या ये एक होमोजेनस इक्वेशन है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये पार्ट बी, या आप कह लें दूसरी सब हेडिंग इस मेन हेडिंग के अंदर, वो डेरिवेशन ऑफ रिलेशन है। मतलब आप डायमेंशन एनालिसिस की मदद से या डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी का रिलेशन, किसी फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। यही बात नीचे मैंने लिख दी, वी कैन डिराइव पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिज़िकल प्रॉब्लम, फॉर अ फिज़िकल क्वांटिटी, फॉर अ फिज़िकल फैक्टर यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। एग्जाम्पल जो है वो 1.5 है बुक में इसकी, उसमें कहा गया है कि डिड्यूस यानी डिराइव करो रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया, और हमें बता दिया गया है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पॉसिबली डिपेंड करता है किन फैक्टर्स के ऊपर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मास ऑफ द बॉब जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वो फैक्टर्स बता दिए गए जिन फैक्टर्स के ऊपर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर सकता है। हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। तो चलें इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि जो टाइम पीरियड t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तमाम फैक्टर्स के। हमें कहा कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, g के ऊपर डिपेंड करता है, और m के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो जो भी फैक्टर्स हों हम अपनी क्वांटिटी को उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन शुरू के अंदर हम हमेशा यही सपोज करेंगे कि टाइम पीरियड है या कोई और चीज़ है वो अपने फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड द मास ऑफ द बॉब m। और ये जो एल जी एम है क्योंकि इनकी डायमेंशंस भी हैं तो इनको रेज टू द पावर करना है, इनकी पावर्स बनानी है। तो लेंथ रेज टू पावर a और g रेज टू पावर b और m रेज टू पावर c कर दिया। ये लाजमी नहीं है कि लेंथ को पावर आप a दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। लेंथ की पावर आप x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, z रख सकते हैं। ये ऐसे ही बस वेरिएबल्स के तौर पर ले लिया जाता है। आप कोई भी पॉसिबल वेरिएबल इसका बना सकते हैं। तो हमने लेंथ को रेज टू पावर a कर दिया, g को b कर दिया और m को पावर जो है वो c बना दी। अब हमने चूँकि स्टेटमेंट दे दी कि जो टाइम पीरियड t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने इन फैक्टर्स के, तो अब इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l रेज टू पावर a, g रेज टू पावर b, m रेज टू पावर c। और प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलेंगे तो कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट k है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और नीचे मैंने लिख भी दिया वेयर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ये वाली इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन 1 का, इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशंस के बराबर हैं, इक्वल हैं, सेम है। और इस तरह से हमने यहाँ के अंदर a, b और c की वैल्यू मालूम करनी है। जो बुनियादी हमारा काम है फार्मूला निकालने के लिए, वो जो हमने पावर बनाई है a, b, c, इन पावर की वैल्यू को मालूम करना है। जैसे ही ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हम फार्मूला बना लेंगे। तो चलें हम जो अपना सिंपल प्रिंसिपल है होमोजीनियस का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
उसके हिसाब से हम लिखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो खाली टी है, टी टाइम के लिए है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैस नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लेंथ है वो भी नहीं आए, तो खाली टी है। तो टी एक बार है तो हमने टी रेज़ पावर 1 कर दिया। एम लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, सिर्फ टी है लेफ्ट हैंड साइड पे, एम नहीं है, मैस नहीं है। तो चूँकि एम नहीं है तो हमने एम को रेज़ पावर 0 कर दिया। एम रेज़ पावर 0 का मतलब है एम नहीं है। फिर लेफ्ट साइड पे लेंथ भी नहीं है तो हमने एल को भी रेज़ पावर 0 कर दिया। राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे के है और के में आगे देखें एल, चूँकि लेंथ है तो लेंथ के लिए कैपिटल एल आ जाएगा, और रेज़ पावर ए है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमने ए लिख दिया। अब जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसका जो एसआई यूनिट है वो कोई भी एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल हो या जनरल लीनियर एक्सेलरेशन हो, उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यूनिट चूँकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आसानी से ये बात आप समझ सकें। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर जो है वो लेंथ के लिए आ जाएगा, तो हमने एल लिख दिया, और एस जो है वो टाइम है तो हमने टी लिख दिया। एस की पावर -2 है तो टी की पावर -2 कर दी, और ये पूरा जी रेज पावर बी है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाद इसको पावर बी दे दी। इसी तरह एम देखें, एम चूँकि मैस है तो मैस के लिए कैपिटल एम आ जाएगा सिंबल, और इसको रेज पावर हमने सी कर दिया। अब हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इनकी पावर्स लिख दी हैं ए, बी और सी। अब इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाना है। तो ए अंदर लेके आओ तो एल रेज़ टू पावर ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी है, बी को अंदर ले आओ तो एल और टी -2 है, तो बी एल के लिए भी है और टी के लिए भी है। तो बी को एल से मल्टीप्लाई करो तो एल रेज़ टू पावर बी हो जाएगा। अब बी को टी के साथ लेके आओ, अंदर सॉल्व करो तो बी अंदर -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी रेज़ पावर -2b हो जाएगा। इसी तरह सी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो m रेज़ टू पावर c हो गया। अब l जो है तो वो 2 बार अपेयर हो गया। जितने भी फैक्टर्स मल्टी टाइम अपेयर हो रहे हैं उन सबको इकट्ठा कर लो। लेंथ 2 टाइम्स अपेयर हो रहा है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। एक लेंथ की पावर a है, दूसरी लेंथ की पावर b है। इसको इकट्ठा करेंगे। आपको पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर 10 है, रेज़ पावर 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करो एक और 10 के साथ और रेज़ पावर 3 है। तो चूँकि यहाँ बेस दोनों की सेम है, 10 है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों 10, तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। 2 + 3 होके 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, दोनों लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो लेंथ रेज़ टू पावर a + b हो जाएगा। t जो है वो a के बार आया है और उसकी पावर जो है वो -2b बन चुकी है, और m जो है वो भी एक बार है, उसकी पावर c बन चुकी है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर 1 बाय 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर्स को कंपेयर करना है। लेंथ की पावर को कंपेयर करेंगे, टाइम की पावर को कंपेयर करेंगे, मैस की पावर को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ टी ऑफ बोथ साइड। दोनों तरफ जो टी है, जो टाइम है, उसकी पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो एक साइड की जो पावर है एक फैक्टर की दूसरी साइड पे वो फैक्टर हो रहा है तो उसकी पावर्स एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वालिटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की पावर राइट हैंड साइड की पावर बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो जो टी है उसकी पावर 1 है, और राइट साइड पे टी की पावर जो है वो -2b है। ये रहा टी, राइट हैंड साइड पे इसकी पावर कितनी है, -2b। तो इसकी पावर ले ली हमने -2b, ये आ गया। राइट हैंड साइड पे देखें तो t एक बार है और उसकी पावर जो है वो 1 है, तो इसको इक्वल टू 1 कर दिया। यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इधर -2b मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके -2b जो है वो डिवाइड हो जाएगा, -2 डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमने b को कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे a और c को कैलकुलेट करना है, तो अब हम
टी के बाद किस दूसरे फैक्टर की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। दूसरे फैक्टर्स में देखें तो बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ लेंथ ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2, जैसे ऊपर हमने टी की पावर्स को कंपेयर किया है, अब हम लेंथ जो है उसको कंपेयर करने जा रहे हैं। तो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो लेंथ जो है वो अब उसकी पावर जो है वो बन रही है a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो जो लेंथ है उसकी पावर 0 है। तो हम ये इक्वेशन बना लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी। ऊपर चूंकि हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो वो b की वैल्यू हम नीचे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास a प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे ये जाकर प्लस हो जाएगा। तो a की भी वैल्यू आ गई, a इज इक्वल हुआ 1/2 के। अब पीछे बच गया c तो और साथ m बच गया। तो m को कंपेयर करके c की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। तो बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m ऑन बोथ साइड, आप ऊपर इक्वेशन 2 में देखें तो जो m है राइट हैंड साइड पे m जो है वो रेज़ टू पावर c है, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो m रेज़ टू पावर 0 है। इसका मतलब हुआ कि c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ डायरेक्ट c की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो तीनों जो पावर्स हमने बनाई थी a b c, उन तीनों की हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब हमने जो तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं a b c, इसको वापस इक्वेशन 1 में जाकर पुट करना है। ये इक्वेशन 1 हमने बनाई थी जिसमें t इज़ इक्वल टू k l रेज़ पावर a, b रेज़ पावर g रेज़ पावर b था, m रेज़ पावर c था। a b c की चूँकि वैल्यू मालूम कर चुके तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो नाउ पुट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c बैक इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करो। तो इक्वेशन 1 के अंदर l रेज़ पावर a था, a की वैल्यू 1/2 आई है तो l रेज़ पावर 1/2 हो गया। g की पावर b थी और b ऊपर हमने निकाला, b जो है वो निकला -1/2। तो g के ऊपर जो b था उसकी जगह वैल्यू आ गई -1/2। और m की पावर c थी, c की वैल्यू चूँकि 0 निकली तो m रेज़ पावर 0 हो गया। तो a b और c की वैल्यूज़ पुट कर ली। यहाँ जहाँ पे देखें l रेज़ पावर 1/2 प्लस में है, लेकिन g जो है वो रेज़ पावर -1/2 है। तो जो माइनस वाला नंबर होता है उसको अगर हमने पॉजिटिव बनाना हो तो उसको डिवाइडिंग लाइन के नीचे ला सकते हैं। तो ये देखें जो k है वो अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे मैं रख लूँ k जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। उसी तरह से k यहाँ पे भी देखें k अपनी जगह पे रहा। जो l है वो रेज़ पावर 1/2 पॉजिटिव था तो l रेज़ पावर 1/2 अपनी जगह पे रहेगा। g वाला फैक्टर जो था g रेज़ पावर -1/2 था, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो डिवाइडिंग लाइन के नीचे लाएंगे। तो देखा कि यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन और g उसके नीचे आ गया। तो लेंथ रेज़ पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g रेज़ पावर 1/2। अब चूंकि g पहले नेगेटिव में था, डिवाइडिंग लाइन के नीचे लेके आए तो उसकी पावर पॉजिटिव हो गई। जहाँ तक m की बात है तो m की वैल्यू 0 थी। कोई भी फैक्टर हो जिसकी पावर 0 हो हम उसको इक्वल टू 1 करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपने पढ़ रखा है 10 रेज़ पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 10 रेज़ पावर 1 हो तो ये 10 के बराबर होता है। और अगर 10 की पावर जो है वो 2 हो, 10 रेज़ पावर 2, तो ये इक्वल होता है 100 के। और इसी तरह आगे पावर्स बढ़ाते जाएं। 10 रेज़ पावर 3 हो तो 1000 के इक्वल हो जाएगा, 10 रेज़ पावर 4 हो तो वो 10,000 के इक्वल हो जाएगा। बात करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बेस हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आप 1 ले सकते हो, उसको इक्वल टू 1 कर सकते हो। तो m चूँकि रेज़ पावर 0 है तो m को हम m रेज़ पावर 0 को इक्वल टू 1 कर सकते हैं। तो m रेज़ पावर 0 को इक्वल टू 1 किया, उसकी वैल्यू पुट कर ली। 1 किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता, नंबर उसी तरह। अब आगे देखें क्या हो रहा है। जो स्क्वायर रूट है, हम जानते हैं मैथ में से कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो हाफ होती है, यानी 1/2
2 होता है। जहाँ स्क्वायर रूट लिखा हो वहाँ 1/2 लिख सकते हैं, और जहाँ 1/2 लिखा हो वहाँ हम स्क्वायर रूट का सिंबल डाल सकते हैं। तो L के ऊपर 1/2 लिखा हुआ था, तो 1/2 की जगह हमने स्क्वायर रूट का सिंबल डाल दिया, ये आ गया। इस तरह g रेज़ पावर 1/2 था, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट का सिंबल ऐड कर दिया, लगा दिया। अब देखें a स्क्वायर रूट ऊपर है और इसके एक स्क्वायर रूट नीचे है, हम इसको a की कॉमन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो नीचे हमने लिख दिया t = k, और ये स्क्वायर रूट ऑफ L/g हो गया। ये हमारा फार्मूला आ गया किसका, टाइम पीरियड का। अब यहाँ पे k जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट की जा सकती है, थ्योरेटिकली मुश्किल होता है कांस्टेंट्स का हमें निकालना। हाँ, हमें L की वैल्यू पता हो किसी पेंडुलम के लिए, हमें G की वैल्यू पता हो किसी पेंडुलम के लिए, किसी जगह पे हमें किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड पता हो, तो L और G और T की वैल्यू पुट करके हम K जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके हमने K की वैल्यू जब फाइंड की, तो K की वैल्यू जब भी आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड करो तो हमेशा K = 2π आएगा पेंडुलम के केस में। तो K की उस जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो जो फार्मूला बना टाइम पीरियड का वो ये बना कि T = 2π स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ बाई g। तो आपने देखा कि किसी तरह हमें सिंपल सा पता हो कि कोई फैक्टर, कोई क्वांटिटी किन फैक्टर्स के ऊपर पॉसिबली डिपेंड कर सकती है, तो हम उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम का डिराइव किया। अब नंबर सी के ऊपर हमारे पास जो है वो डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी कांस्टेंट की डायमेंशंस को डिटरमिन कर सकते हैं, और यही मैंने लिखा, थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट। और इसके लिए जो एग्जांपल है बुक में दी गई वो एग्जांपल 1.6 है। तो चलें इसको समझते हैं। एग्जांपल 1.6 कहती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन आप में से अगर किसी को नहीं पता तो जो लाइट है, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। लाइट की डोयल नेचर होती है, लाइट वेव लाइक भी है, लाइट पार्टिकल लाइक भी है। जब आप लाइट को पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हो तो लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन का नाम दिया जाता है। तो जो फोटोन्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ लाइट हैं या एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट हैं, उनकी आप बात करें तो फोटोन की एनर्जी फाइंड की जाती है एक इक्वेशन से, E = hf, जहाँ E एनर्जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट और f फ्रीक्वेंसी है। तो हमें कहा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि h है, और यहाँ पे f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसकी डायमेंशंस को निकालते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लेना है, E = hf। तो यहाँ से अगर हमें h की डायमेंशन निकालनी है तो h हमें एक साइड पे करना पड़ेगा। तो f चूंकि h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके f डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी h = E/f। तो यहाँ अगर हमें h की डायमेंशन निकालनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, तो हमें डायमेंशन ऑफ E पता होना चाहिए और डायमेंशन ऑफ f पता होना चाहिए। इन दोनों की डायमेंशंस पुट करके हम h की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 E और f की डायमेंशन को डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले f की डायमेंशन को पुट कर लेते हैं। तो f की डायमेंशन को पुट करें तो डायमेंशन ऑफ f = T⁻⁻1 है। क्यों ये इसकी f की फ्रिक्वेंसी की ये डायमेंशन बनी? क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव = इन्वर्स ऑफ t, इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड, इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड चूँकि नीचे है तो ये t जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नीचे a⁻1 है तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो इसलिए f = आया T⁻⁻1। तो f की डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर ली। अब बारी है ऊपर वाला जो फैक्टर है E, डायमेंशन ऑफ E निकालने की। तो उसके लिए हमें E का फार्मूला, E का यूनिट चाहिए। तो यूनिट ऑफ E यानी एनर्जी जो है वो = kg/m²/s², किलोग्राम m²/s², ये यूनिट ऑफ E है। आप में से जिन बच्चों को यूनिट ऑफ E एनर्जी निकालना आता है, पता है, पहले से आता है, वो वीडियो फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को
यूनिट ऑफ ई जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है निकालना नहीं आता, तो ये राइट साइड पे मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। तो मैं पहले यूँ समझाऊंगा आपको कि ये ई जो ई का यूनिट निकला है ये कैसे निकला है। तो हमें पहले जानना होगा कि एनर्जी है क्या। एनर्जी किसी फैक्टर की वर्क डन की इक्वल होती है। और फिजिक्स के अंदर हमने वर्क डन पढ़ा है कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट है। तो वर्क डन जो है वो F को फोर्स को D से मल्टीप्लाई करने से आता है। अब फोर्स जो है उसका फार्मूला जो है वो F इज इक्वल टू M में है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें F का फार्मूला देता है, फोर्स का फार्मूला देता है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू M में, तो जहाँ F लिखा था वहाँ हमने MA लिख दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो MA इंटू D बनी। अब इस इक्वेशन को लेकर हम यूनिट्स लिख लेंगे। M मैस है, मैस का ऐसा यूनिट हो जाएगा kg। A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D चूँकि डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐसा यूनिट का उसका मीटर है। M आ जाएगा, M चूँकि 2 बार है मल्टीप्लाई हो रहा है तो M मल्टीप्लाइड बाय M स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ एनर्जी बना kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमने यूनिट निकाल कर यहाँ पे एनर्जी का यूनिट लिख लिया। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमें डायमेंशन निकालनी हो किसी कम्प्लेक्स क्वांटिटी की तो उसका यूनिट चाहिए, यूनिट से डायमेंशन इजीली निकल आएगी। तो हमने यूनिट ऑफ एनर्जी लिखकर इसके डायमेंशन निकाल लेनी है। kg है, kg लेंथ का मैस का यूनिट है तो kg की जगह आ जाएगा m। फिर मीटर स्क्वायर है तो m मीटर के लिए मीटर लेंथ का यूनिट है तो l आ गया। मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा। s टाइम का यूनिट है और टाइम के लिए आ जाएगा t। चूँकि s रेज़ पावर -2 है तो t भी रेज़ टू पावर -t हो जाएगा। अब हमारे पास f की भी डायमेंशन आ चुकी और E की डायमेंशन भी आ चुकी। तो हम फार्मूले में जाएंगे H इज इक्वल टू E बाई F जो हमने ऊपर निकाला था उसमें डायमेंशंस पुट कर देंगे। तो डायमेंशंस ऑफ E इक्वल डायमेंशंस ऑफ H इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ E डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ F। डायमेंशन ऑफ E पुट करें यहाँ पे और डायमेंशन ऑफ F जो ऊपर कैलकुलेट किया उसको नीचे पुट करें। तो ऊपर T-2 और नीचे T-1 है तो ऊपर T 2 बार है, नीचे माइनस में 2 बार है, नीचे माइनस में 1 बार है तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला जो एक T है ऊपर वाले एक T से कैंसिल हो गया तो नीचे कोई T नहीं बचा और ऊपर सिर्फ एक T बचा माइनस में। तो फिर जो फाइनल डायमेंशन बनी वो M L रेज़्ड पावर 2 और T रेज़्ड पावर -1। तो ये था डायमेंशन ऑफ H जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके अंदर जो हमने बात की वो डायमेंशन के टॉपिक की जिसमें हमने तमाम चीज़ों को डायमेंशन से रिलेटेड देखा। अब बुक में नोटेशन की बात नहीं की, सिग्निफिकेंस की डायरेक्ट बात नहीं की, तो मैंने इसको अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड करके तो ये आपको हेडिंग्स बना के दे दी। 6 मेन हेडिंग्स बनती हैं और इन 6 मेन हेडिंग्स में जो टर्म्स हैं टर्म्स की 4 सब हेडिंग हैं और इनको हमने सीखा। और डायमेंशन एनालिसिस के अंदर 3 एग्जांपल थी, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन और डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट, इसको सीखा। तो किसी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो उसको लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, अपनी राय भी दें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करें। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि ये चैप्टर 1 फिज़िक्स का मुकम्मल हो चुका तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को हम 2 हिस्से करेंगे। पहले हिस्से के अंदर हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरी वीडियो के अंदर हम तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करेंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।